आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे टेस्ट सीरीज का जो फोर्थ क्वेश्चंस था उसका आज सॉल्यूशन हम लोग करने वाले हैं, जिसमें चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स और बायोमोलिक्यूल। तो इस चैप्टर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे उनका यहाँ पे टेस्ट सीरीज लिया गया था। ठीक है, इससे पहले भी हम लोग 3 टेस्ट सीरीज को सॉल्व कर चुके हैं, जहाँ पे हम लोग हेलोअरीन और अल्कोहल फिनॉल वो चैप्टर को भी खत्म कर लिए। उसके बाद सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को भी खत्म कर लिए, इनऑर्गेनिक को भी खत्म कर चुके हैं। अब एक लास्ट हम लोग को टेस्ट सीरीज बचा हुआ है एल्डिहाइड और कीटोन का चैप्टर, और हम लोग को अमीन चैप्टर। उसका भी सॉल्यूशन हम कल लेकर के आ जाएंगे। ठीक है, तो उसका भी बहुत जल्द हम लोग कवर कर लेंगे। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। तो इस प्रकार से हम लोग को पूरी तैयारी हो चुकी है केमिस्ट्री का। अब हम लोग को डरने की कोई भी बात नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग पीवाईक्यू भी लगा चुके हैं, पूरे चैप्टर का रिवीजन भी कर लिए, उससे रिलेटेड जितना भी तरह का क्वेश्चंस बनाया जा सकता था वो सारे क्वेश्चंस भी आप सभी को प्रोवाइड करवा दिया जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग को ज़्यादा टेंशन नहीं होगा। आप लोग देखेंगे कि एग्जाम में बैठने के बाद आप लोग को बहुत ही आराम महसूस होगा वहाँ पे। ठीक है, चलते हैं। तो जी आज का सेशन में आप जुड़े हुए रहिएगा लगातार, और जितने भी यहाँ पे क्वेश्चंस है उसका जवाब देने की प्रयास करना। ठीक है, ताकि इससे ये पता चल सके कि कितना आप जानते हैं और कितना नहीं जानते हैं। ठीक है, बाकी जहाँ पे ना समझ में आवे वहाँ पे कमेंट कर दीजिएगा, ताकि उसे अच्छा से डिटेल से आप सभी को समझा सकूँ। ठीक है, चलिए तो राम राम जी, राम राम। चलते हैं हम लोग। ठीक है, टॉपिक पे। आवाज़ वगैरह में कोई दिक्कत नहीं है? एक बार कमेंट कर देना, क्या ऑडियो और वीडियो सारा कुछ क्लियर है? किसी भी तरह का कोई इशू? अगर कोई इशू नहीं होगी तो हम आगे सेशन लेकर के चलते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि कोई किसी तरह का इशू नहीं ही होना चाहिए। चलिए जी, सबसे पहले बताइए इसका कमेंट करके। ठीक है, कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में था मोलिकुलैरिटी ऑफ अ रिएक्शन कैन नॉट बी। तो हम लोग का जो मोलिकुलैरिटी है वो क्या नहीं हो सकता है इनमें से। तो हम लोग को जो ऑप्शन में दिया हुआ है वो क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शन वन में दिया है हम लोग को 0, फिर 1, 2, 3। तो हम लोग जानते हैं कि जितने भी मॉलिक्यूलैरिटी निकालते हैं वो हम लोग के क्या रहता है, नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर जो हम लोग स्टार्ट होता है वो 1 से होता है, ना कि 0 से। तो यहाँ पे हम लोग जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। क्लियर है? चलिए जी, बिल्कुल बिल्कुल। चलते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल है हम लोग का, एन एग्जाम्पल ऑफ ट्राई मोलिकुलर रिएक्शन। ट्राई मोलिकुलर कहने का मतलब वैसा रिएक्शन जिसकी मोलिकुलैरिटी कितना हो? 3 हो। वैसा रिएक्शन जिसकी मोलिकुलैरिटी कितना हो? 3। अगर उसकी मोलिकुलैरिटी 3 रहेगा तो वैसे ही रिएक्शंस को क्या बोलते हैं? ट्रायमोलिकुलर रिएक्शंस के नाम से हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पर देखो, मोलिकुलैरिटी होता क्या है, जितना भी रिएक्टेंट होता था उन लोग का स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट को सम जो भी होता था उसी को बोलते थे हम लोग मोलिकुलैरिटी। ए में देख रहे हो इसका 1 है, तो एक तो है नहीं, हम लोग को 3 चाहिए। सेकंड में देख रहे हैं यहाँ पे 2 है, तो ये भी नहीं होगा। थर्ड में देख रहे हैं तो यहाँ पे 2 और ब्रोमीन के पहले 1, तो कितना हो जा रहा है? 3। तो हम लोग को जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, चलिए जी, चलते हैं नेक्स्ट सवाल। क्वेश्चन नंबर 3, रेट हम लोग को लिखा हुआ है, अब बताना है कि ये कौन सा एग्जाम्पल है, कौन सा ऑर्डर का। तो हम लोग को पता है कि जब भी रेट लॉ में एक्सप्रेस अगर कर दिया जाए तो हम लोग को डॉट तो होता ही नहीं है। वहां पे देखते हैं कि रिएक्टेंट के मतलब जो भी वहां पे कंसंट्रेशन लिखा हुआ रहेगा उसके पावर देखते हैं कि कितना लिखा हुआ है। तो यहाँ पे तो सिंपल सिर्फ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि रेट इज इक्वल टू के, और यहाँ पे कंसंट्रेशन लिखा हुआ है H2O2, और इसका पावर में कुछ नहीं है। तो कुछ नहीं था, हम लोग जान रहे हैं कि 1 है, और 1 छिपा हुआ है, तो इसका मतलब जानते हैं क्या चीज? डायरेक्टली इसका हम लोग बोलेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, चलिए जी, चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल है हम लोग को क्वेश्चन नंबर 4 की यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। तो के इज, अब यहाँ पे देखो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट हम लोग को पूछा है थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का। तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन कहने का मतलब एन बराबर कितना दिया हम लोग को? थर्ड दिया हुआ है। और हम लोग को यहाँ पे यूनिट निकालने का तरीका पता था कि जब भी के का यूनिट निकालते हैं तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे मोलर, क्या लिखते हैं? मोलर, इसके ऊपर लिखते हैं 1 माइनस एन, और यहाँ पर क्या होता है हम लोग को? पर सेकेंड होता है। तो यही मोलर को हम लोग जब पूरा लिखते थे तो ये क्या होता था हम लोग को? मोल, और इसका पावर में कितना हो जाता है? 1 माइनस एन,
और वही जो हम लोग देते हैं लीटर, तो लीटर में हम लोग को क्या हो जाता है n-1 और यहाँ पे हो जाता है पर सेकेंड। n बराबर 3 तो पुट करोगे तो कितना निकल जाएगा, तो यहाँ पे निकल जाएगा मोल, इसका पावर में -2 और यहाँ पे लीटर इसका स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ से पर सेकेंड हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन हम लोग को क्या हो जाएगा सी। देख लो यहाँ पे मोल के ऊपर -2, लीटर के ऊपर स्क्वायर और सेकेंड में पर माइनस, ठीक है। तो ये जो हम लोग को तरीका है यूनिट निकालने का, यूनिट ऑफ के, तो इससे रिलेटेड हम लोग को बहुत ज़्यादा हम लोग को क्वेश्चन पूछने के चांसेस रहता है। देखोगे प्रीवियस ईयर्स तो लगातार 4-5 साल का उठा करके देख लो, तो ऑर्डर और यहाँ पे रेट कांस्टेंट के बीच में यूनिट जो रहता है उससे सवाल पूछा ही जाता है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन में गलती मत करना। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल जी। अब देखो यहाँ पे रेडियो एक्टिव डीके फॉलो द कौन सा ऑर्डर काइनेटिक्स यहाँ पे फॉलो करेगा। तो आप लोग को पता था कि दो को हम लोग रिएक्शंस को पता करना बहुत आसान होता था। एक तो चलते थे हम लोग फर्स्ट ऑर्डर, एक किसके लिए जीरो ऑर्डर। तो जीरो ऑर्डर के लिए जैसे बताए थे कि कहीं भी हम लोग को सनलाइट के प्रेजेंस में अगर रहेगा तो फटाक से हम लोग बोलते थे जीरो ऑर्डर। उसी प्रकार से फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या बताए थे कि कहीं भी अगर रेडियो एक्टिव का बात किया तो रेडियो एक्टिव हमेशा क्या होता है हम लोग को फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स शो करता है। तो यहाँ पर देखो रेडियो एक्टिव बोला है तो हम लोग को क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है जी? क्या बात है, आप लोग का कमेंट आना बंद हो गया। क्लियर है? रेडियो एक्टिव देखो ये सब हम आप लोग को है कि जब केमिकल काइनेटिक्स का चैप्टर लास्ट कर रहे थे तो वहां पर भी एग्जांपल लास्ट सेशन में बता दिए थे कि जीरो ऑर्डर का क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर का क्या होगा, सेकेंड ऑर्डर का क्या होगा, ये सारा कुछ वहां पे हम बता चुके थे, ठीक है। हो रहा है आनंद जी, आप फॉलो कीजिएगा सारा लेक्चर्स तो आपको मिल जाएगा वहाँ पे चैप्टर वाइज भी। यहाँ पे टेस्ट सीरीज जो लाया गया वहाँ पे हर एक तरह का वहाँ पे क्वेश्चंस को टच किया गया है। ऑब्जेक्टिव भी है, सब्जेक्टिव भी है, सब्जेक्टिव में भी वहाँ पे 3 मार्क्स और 5 मार्क्स को बताया गया है। तो टेस्ट सीरीज को फॉलो कीजिए, सारा कुछ हो जाएगा। क्लियर है? तो 5 मार्क्स वाला भी सारा कुछ यहाँ पे लेकर के चलते हैं, तो उसको देखते चले जाओ। पूछने की बात ही नहीं है, सारा कुछ ऑलरेडी कवर हो चुका है। लगता है चैनल में नए आए होंगे इसलिए आपको पता नहीं है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है देख लो यहाँ पे। जब भी हम लोग को फोटोसिंथेसिस वाला रहता है जिसमें कोई भी रिएक्शन रहा उसमें अगर एच न्यू अगर लिखा रहे, इसका मतलब हम लोग को क्या होता है वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ए में क्या है सेकेंड ऑर्डर, बी में क्या है जीरो ऑर्डर, सी में क्या है फर्स्ट ऑर्डर, तो हम लोग को क्या होगा ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा। क्लियर है? चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल जी। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है द वैल्यू ऑफ ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन कैन बी। तो देखो ऑर्डर जो होता है वो क्या क्या हम लोग को हो सकता है, तो बिल्कुल वो पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, फ्रैक्शन भी होता है, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इसका, ठीक है। ठीक है चांदनी जी आज डाल देंगे। वो कल भी कल जो कल बहुत रात हो गया था और साथ ही साथ आज मुझे ऑफलाइन क्लासेस लेना था तो काफ़ी समय उधर मेरा चल गया, तो इसलिए टाइम नहीं मिल पाया और इसलिए चलते हम पूरा पीडीएफ को भी सेंड नहीं कर पाए। तो आज इसके साथ साथ जो टेस्ट सीरीज 3 वाला था उसका भी पीडीएफ सेंड कर देंगे, ठीक है। नेटवर्क इशू हो रहा है सच में। यार अभी है ना जियो का बहुत ज़्यादा समस्या चल रहा है, बहुत ज़्यादा समस्या। तो अगर थोड़ा मोड़ा अगर हो रहा होगा थोड़ा सा मैनेज करने की प्रयास करना। लेकिन मेरे वीडियो में तो यहाँ पे चल ही रहा है वैसा तो कोई इशू नहीं देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा मैनेज करते चल जाना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल देखो क्वेश्चन नंबर 9। तो फॉर अ केमिकल रिएक्शन ए से बी जा रहा है तो इट इज फाउंड दैट द रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट चेंज व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ए इज डबल द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए। हम लोग को बोल रहा है कि एक हम लोग ये जो ए से बी बना है, ठीक है। अब ये जो हम लोग को यहाँ पे पाया गया कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो हम लोग को नहीं चेंज होता है क्या करने पे, तो कंसंट्रेशन जो है ए का अगर उसको हम लोग डबल कर देते हैं तब। जैसे कि अभी सबसे पहले देखो हम लोग को जो रिएक्शन है ए से बन रहा है हम लोग को क्या चाहिए बी। अगर इसका हम लोग रेट लॉ अगर लिखना भी चाहे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे के और यहाँ पर लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ ए, इतना लिखेंगे। अब यहाँ पर एक्स मानेंगे क्योंकि अभी हमें पता नहीं कि यहाँ पे क्या ऑर्डर होगा, हमें ऑर्डर ही क्या करना है पता करना है। अब यहाँ पे बोल क्या रहा है ना कि अगर यदि हम ये जो कंसंट्रेशन है ए का अगर इसको हम डबल कर देते हैं मतलब ए की जगह में अगर हम लोग 2a कर देते हैं
तो 2a करने के बाद अगर इसका जो नया रेट होगा वो भी हम लोग को किसी तरह का कोई यहाँ पे चेंज नहीं देखने को मिल रहा है। अगर चेंज नहीं देखने को मिल रहा है तो बताओ वो उसका ऑर्डर जो होगा वो ऑर्डर क्या होगा। तो हम लोग अगर यहाँ पे देखना चाहे कि अगर फिर से नया रेट लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे के और यहाँ पे कंसंट्रेशन लिखोगे 2a और इसका पावर x। अब बताओ कि यहाँ पे जो वैल्यू रहेगा वही वैल्यू यहाँ पर भी हो जाए, ऐसा संभव कब हो सकता है? तो वो संभव तभी हो सकता है जब इसका ऑर्डर क्या हो, जीरो हो। जीरो होगा तो चाहे हम लोग को अंदर में कुछ भी हो जाए, 100 ही क्यों ना हो जाए, 1000 ही क्यों ना हो जाए, लेकिन अगर उसका पावर जीरो हो जाएगा तो वहाँ पे किसी तरह का कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो ऑर्डर है मतलब x बराबर अगर यदि हम लोग जीरो लेते हैं, क्योंकि देखो 1 अगर रखोगे तो उसका चेंज देखने को मिलेगा, 2 में तो और भी ज्यादा चेंज देखने को मिलेगा, 3 में तो और भी ज्यादा हम लोग को चेंज हो जाएगा, लेकिन जीरो ऑर्डर अगर रह जाएगा तो वहाँ पे किसी तरह का कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, इसी तरह से कमेंट करते रहिए। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज ऑफ हाफ फील्ड पीरियड। अब देखो मतलब हाफ लैप पीरियड कितना है, 34.65 सेकेंड, तो इट रेट कांस्टेंट इज। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए दिया है तो हाफ लैप हम लोग को दिया होगा और हम लोग को पूछा है क्या चाहिए, रेट कांस्टेंट। और हम लोग जानते हैं कि के बराबर क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं 0.693 हम लोग को होता है और नीचे हम लोग को क्या होता है, तो टी हाफ होता है। क्लियर है, और टी हाफ दिया है और हम लोग को 0.69 का वो तो वैल्यू पता ही रहता है, 0.693 हो गया और नीचे टी हाफ कितना दिया है, तो 34.65 दिया। इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आता है वही हम लोग को क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए जी चलिए। चलिए तो फटाफट से कमेंट करते चले जाइएगा इसी प्रकार से। ठीक है, जो भी है देखिए, इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद कितना आता है हम लोग को, 0.02 आता है। तो इसी को क्या हम लोग लिख सकते हैं कितना, तो 2 × 10⁻², इतना हम लोग लिख सकेंगे और इसका जो यूनिट होगा वो हम लोग को क्या हो जाएगा, पर सेकेंड हो जाएगा। तो देखो ऐसा ऑप्शन कहाँ पे दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में देख रहे हैं 2 × 10⁻² पर सेकेंड है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पर 2 × 10⁻⁴। हम लोग जो सही होगा वो कौन होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। बिल्कुल जी बिल्कुल। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि इफ अ ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन के एल एन के एंड किसके बीच में, 1/t फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, द स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन सो ऑब्टेन्ड इज गिवन बाय। तो ये देखो ये रिएक्शंस हम लोग मतलब ये जो हम लोग को एग्जांपल है ये बहुत ज़्यादा हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ये हम लोग को प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस में भी हम लोग को पूछा जा चुका है। ठीक है, तो देखो कभी भी हम लोग को एल एन के आ जाए, क्या आ जाए हम लोग को, एल एन के, और हम लोग को यहाँ पे 1/t रहे, तो अगर यदि कभी भी हम लोग को एल एन के रहे तो एल एन के एक ही जगह सिर्फ हम लोग को क्या होता है, यूज होता है। क्योंकि जितने भी फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर या फिर जीरो ऑर्डर ये सब का कहानी जहां भी आता था, जहां से हम लोग इंटीग्रेटेड लॉ के मतलब इंटीग्रेटेड के फॉर्म में जब उसको हम लोग डिराइव करते थे तो वहां से एल एन के कभी नहीं आता था, वहां पे एल एन के साथ कंसंट्रेशन आता था। तो तुरंत हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि जैसे एल एन के आया मतलब यहाँ पे लगेगा आर्हेनियस इक्वेशन, और आर्हेनियस इक्वेशन क्या होता था आप लोग को पता ही है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि के इज इक्वल टू क्या होता है, क्लियर है, ए इंटू ई, और माइनस में हम लोग क्या होता था, तो एक्टिवेशन एनर्जी होता था और यहाँ पे क्या होता था, आर टी होता था। क्लियर है, अब यहीं से हम लोग को क्या करना है, इसको ड्राइव करना होता है। तो जो लोग नहीं जानते, जो केमिकल काइनेटिक्स का वीडियो नहीं देखे थे मेरा, तो वो यहाँ पे सीखने के प्रयास कीजिएगा। ठीक है, कैसे कैसे करते हैं, तो एल एन हम लोग को चाहिए तो दोनों तरफ हम लोग क्या लगा देंगे, एल एन, तो यहाँ पे हो जाएगा एल एन के इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम लोग को क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखेंगे तो ये हो जाएगा ए, मतलब कि आराम से लगा लो यहाँ से, इधर से हो जाएगा हम लोग को एल एन, और ये हम लोग को क्या हो जाएगा, तो ए इंटू ई के पावर माइनस एक्टिवेशन एनर्जी, और अपॉन में क्या होता है, आर टी होता है। तो यहाँ से हम लोग जानते हैं कि ये हो जाएगा एल एन के, और यहाँ पे जब भी इंटू के फॉर्म रहता है तो हम लोग प्लस में टूट जाता है, मतलब एल एन ए और प्लस में यहाँ हो जाएगा हम लोग को एल एन ई के पावर में होता है एक्टिवेशन एनर्जी, और यहाँ पर क्या है, आर टी। तो इसी के तौर पर जब आगे हम लोग ड्राइव करेंगे तो देखो हम लोग को क्या होगा, सो
इधर तो एल एन के था, अभी भी यहाँ पर क्या हो जाएगा एल एन के। उसी तरह से हम लोग को यहाँ पर क्या है एल एन ए है। लेकिन अब देखो यहाँ पे चेंज हो जाएगा, जब भी हम लोग किसी को भी यहाँ पे पावर देखने को मिलता है लॉग के टर्म में, तो वो पावर कहाँ चल जाता है लॉग के बाहर। तो यहाँ पे जो हम लोग को बाहर निकलेगा वो माइनस के तौर पर मिलेगा, और यहाँ पे क्या चीज एक्टिवेशन एनर्जी, और यहाँ पे आर टी, और ये रह जाएगा एल एन और ई। और हम लोग जानते हैं कि एल एन ई का जो होता है वैल्यू वो 1 होता है। तो यहाँ पे हम लोग हो जाएगा एल एन के इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा एल एन ए माइनस, यहाँ से हो जाएगा हम लोग को एक्टिवेशन एनर्जी, और ये क्या हो जाएगा आर टी। और हम लोग को 1 अपॉन, ऐसे देखो एल एन के हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पर हो गया एल एन ए, और माइनस हम लोग को देखो किसके रूप में हम लिखने बोला था, तो हम लोग को बोला था वो 1 अपॉन में टी। तो हम लोग को जो ग्राफ बनाना था वो इसके बीच में बनाना था, मतलब ये जो 1/t है और इसके बीच में एल एन के बीच में। तो यहाँ पर देखो हम लोग को किस टाइप से दिख रहा है, ये हो गया हम लोग को y, ये हो गया हम लोग को, ये हो गया हम लोग को m, और ये हो गया x, और ये हम लोग को क्या हो गया c हो गया। क्लियर है। तो यहाँ पर देख रहे हैं जो स्लोप है, स्लोप हम लोग को किस में हो गया, m को ही हम लोग स्लोप बोलते थे, तो यहाँ से डायरेक्टली हम लोग बोल सकते हैं कि जो स्लोप आ गया इस कहानी में, तो हम लोग को क्या आ गया माइनस एक्टिवेशन एनर्जी, और नीचे क्या आ गया हम लोग को आर आ गया। तो इस प्रकार का कहीं भी हम लोग को दिख रहा है, क्योंकि हम लोग को स्लोप पूछा था, तो इस तरह का ऑप्शन जहाँ पे दिखेगा वही हो जाएगा आंसर। अब देखते हैं ऑप्शन में, तो पहला ही हम लोग को ऑप्शन में क्या दिख गया जी, देख लो, पहला ही ऑप्शन में हम लोग को दिख गया माइनस ई ए अपॉन में क्या चीज आर। क्लियर है जी। जी बिल्कुल बिल्कुल 11 का ए होगा बिल्कुल। चलते फिर हम लोग नेक्स्ट सवाल में, ठीक है। ये डेरिवेशन हम बहुत पहले भी बता चुके थे आप लोग को। ओहो, सबको अभी कॉल करना होता है, रुक जाओ भाई। चलो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। नेक्स्ट सवाल हम लोग को क्या है, a reaction is first order in A and second order in B. How is the rate affected when concentration of both A and B are double? तो यहाँ पर देख रहे हैं कि हम लोग को रेट लो जो लिखा हुआ है, तो यहाँ पर जैसे K है, कंसंट्रेशन यहाँ पर A है, और उसी तरह कंसंट्रेशन क्या है हम लोग को B, और A के रिस्पेक्ट में जो ऑर्डर है वो क्या है हम लोग को फर्स्ट ऑर्डर, मतलब A के रिस्पेक्ट में 1 है और B के रिस्पेक्ट में कितना है सेकेंड ऑर्डर। क्लियर है। तो ये हम लोग को इक्वेशन दिया हुआ है, और हम लोग को बोला है कि हाउ इज द रेट अफेक्टेड व्हेन कंसंट्रेशन बोथ, कितना ए और बी को क्या किया जाए डबल कर दिया जाए। तो जैसे हम लोग चलेंगे तो R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा के, इसका भी कंसंट्रेशन चलोगे तो ये हो जाएगा 2a, और यहाँ चलोगे तो ये कितना हो जाएगा 2b पावर में 2। यहाँ से निकालोगे तो यहाँ से कितना निकल जाएगा 4 इंटू, यहाँ से हो जाएगा कितना बी का कंसंट्रेशन के पावर इतना चल जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा ए, और यहाँ पे तुम्हारा के है। तो यहाँ देख रहे हैं 4 दूना कितना हो जाएगा 8। तो यहाँ से हम लोग बोलेंगे कि 8 इंटू क्या हो जाएगा के, यहाँ पे हो जाएगा कंसंट्रेशन ए, और यहाँ पे हो जाएगा कंसंट्रेशन बी का पावर 2। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि कितना टाइम वो इंक्रीज हो जा रहा है, तो 8 टाइम हम लोग को इंक्रीज हो जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए में कितना टाइम इंक्रीज दिखा रहा है, 4 टाइम नहीं होगा, 6 टाइम नहीं होगा, हम लोग को कितना टाइम वो इंक्रीज कर रहा है 8 टाइम इंक्रीज हो रहा है। बिल्कुल जी बिल्कुल 12 का सी होगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में, ठीक है। 13 नंबर में देखो, सुक्रोज ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव, हम लोग को देखो हाइड्रोलाइसिस करने के बाद सुक्रोज क्या देता है। तो ये तो बहुत ही आसान सवाल है यार, कि सुक्रोज को जब भी हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हम लोग को दो ही चीज मिलता है, एक ग्लूकोज मिलता है और हम लोग को क्या मिलता है फ्रुक्टोज। तो ना ही यहाँ पे ग्लूकोज में मारोगे और ना ही फ्रुक्टोज में, दोनों का दोनों यहाँ पे होता है। क्लियर है। चलते हैं जी नेक्स्ट सवाल देखो, इन ग्लाइसिन द बेसिक ग्रुप। अब देखो ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर जो होता है वो ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हम लोग को बोला क्या है कि ग्लाइसिन में जो बेसिक ग्रुप होगा वो क्या होगा। तो यहाँ पर देखो ये जो सी डबल वो एच होता है ये एसिड होता है, और ये जो NH2 ग्रुप होता है ये क्या होता है हम लोग को बेस होता है। तो यहाँ पर देखो जो बेस है वो बेस हम लोग को क्या है, तो यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग को NH2 है, क्या है NH2। वही अगर हम लोग को बात किया जाता कि एसिड क्या है, तो हम लोग बोलते हैं क्या चीज सी डबल वो एच बोलते हैं। तो हम लोग को पूछा है एसिड, तो देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में देखोगे ए में, तो यहाँ पे सिर्फ NH नहीं होता, हम लोग को NH2 होता है। तो जो हम लोग को करेक्ट आंसर होगा वो कौन होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। यार सरवन आपका लगता है चल रहा है नेटवर्क स्लो, क्योंकि हमारा तो यहाँ पे चल रहा है, हालांकि मेरा भी उतना भी ज़्यादा फास्ट तो नहीं चल रहा है, लेकिन पता नहीं। अभी बोल रहे हैं ना कि जब से मौसम खराब हुआ है तब से जियो का सर्वर जो है बहुत ही गंदा चल रहा है। थोड़ा मैनेज करने के प्रयास कीजिए उसी तरह। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 का क्या है,
तो देखो विटामिन सी इज द कंपाउंड कॉल्ड, ये देखो कि ये भी हम लोग को प्रीवियस क्वेश्चन में एक बार पूछा जा चुका है, ठीक है। तो देखो विटामिन सी जो होता है उसका जो केमिकल कंपाउंड होता है वो क्या कहलाता है, तो वो हम लोग को कहलाता है एस्कॉर्बिक एसिड। क्या कहलाता है हम लोग को? एस्कॉर्बिक एसिड। तो ये चीज हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि कभी हो सकता है पूछा जा सकता है ये डायरेक्टली क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि ये भी हम लोग को प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है, तो ये हो सकता है हम लोग को डायरेक्टली पूछ देगा कि बताओ विटामिन सी का जो कंपाउंड है वो कंपाउंड का नाम क्या होता है, या फिर कभी कभी ऐसे भी बोल देता है कि जो एस्कॉर्बिक एसिड है वो कौन सा विटामिन में पाया जाता है, तो विटामिन सी में पाया जाता है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रख करके जाइएगा सब। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। देखो जी यहाँ पे एंजाइम आर, अब ये देखो एंजाइम्स क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट कहलाता है कि प्रोटीन कहलाता है कि विटामिन कहलाता है कि नन। तो हम लोग जानते हैं कि जो भी एंजाइम होता है ये हम लोग को क्या कहलाता है, प्रोटीन भी कहलाता है। तो हम लोग को जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। नेक्स्ट सवाल हम लोग को क्या है, तो विच एंजाइम हेल्प्स इन कन्वर्टिंग सुक्रोज इनटू ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। तो आप लोग को पता है कि जो सुक्रोज होता है, सुक्रोज को तोड़ने के लिए हम लोग को कौन सा एंजाइम का यूज करना पड़ता है, इन्वर्टेज का। किसका यूज करते हैं जी, इन्वर्टेज। ये जो लैक्टोज होता है ये लैक्टेज का तो लैक्टोज में करते हैं, इन्वर्टेज हम लोग को क्या आ जाएगा इसमें, करेक्ट। उसी तरह से यूरेज किसके लिए होता है, यूरिया के लिए होता है। क्लियर है। तो ये सब आप लोग को एंजाइम का भी वहाँ पे चार्ट बनाया हुआ था, उसको याद करके ही जाइएगा, हो सकता है वहां से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल। ग्लूकोज इज एन एग्जाम्पल ऑफ, अब देखो ग्लूकोज किसका एग्जाम्पल है, तो इसके लिए भी स्ट्रक्चर्स वगैरह बनाना सिखा दिए थे, किस तरह से होता है कि नहीं होता है। तो आप लोग को पता है कि जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज में हम लोग को एल्डिहाइड देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, एल्डिहाइड। वही जब हम लोग फ्रुक्टोज की बात करते हैं तो फ्रुक्टोज में हम लोग को कीटोन देखने को मिलता है। और यहाँ पर 6 कार्बन का होता है, इसलिए उसको बोलते थे हेक्सोज। क्या बोलते थे, हेक्सोज। तो यहाँ पर देखो एल्डिहाइड पाया जाता है ग्लूकोज में, इसलिए इसको बोलते हैं अल्डो हेक्सोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्डो हेक्सोज। वही अगर हम लोग को फ्रुक्टोज रहता है तो वो क्या हो जाता है, कीटो हेक्सोज हो जाता है। क्लियर है। लेकिन यहाँ पे देखो फंसाया हुआ है, अल्डो हेक्सोज लिखा है, पेंटोज लिखा है, टेट्रोज लिखा है। तो याद रखना कि ग्लूकोज में 6 कार्बन होता है, इसलिए यहाँ पे ये क्या होता है, हेक्सोज होता है। तो ये सारा कुछ अच्छा सा आप लोग को बता दिए थे बायोमोलिक्यूल में, इतना कंफ्यूजन तो नहीं होना चाहिए। चलते नेक्स्ट सवाल। अब ये देखो ये भी बहुत ही फेमस है, ठीक है, रैकेट्स वाला। ये देखो ये भी प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। तो देखो रैकेट्स इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, ये जो रैकेट्स होता है ये कौन सा विटामिन के कमी से होता है, तो ये हम लोग देखते हैं विटामिन डी के कमी से होता है। किसके कमी से होता है, विटामिन डी के कमी से। तो विटामिन कुछ कुछ देख लेना दोस्त, जो हम इंडिकेट कर दिए थे बायोमोलिक्यूल को पढ़ाते के दौरान, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल। किसका सी आप लोग कमेंट कर रहे हैं, जो संदीप, सी नहीं होगा दोस्त, इसका हम लोग को डी होगा, सी नहीं होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल है हम लोग को विच बेस इज नॉट फाउंड इन डीएनए। अब यहाँ पे देखो आप लोग को बहुत ही सरल तरीके से बताए थे कि डीएनए और हम लोग बात किए थे किसका, आरएनए। तो आप लोग को बताया था कि यहाँ पे शॉर्ट में याद रखना कि इसमें होता है एटीजीसी। क्या होता है, एटीजीसी। और आरएनए में क्या होता है, तो इसमें होता है एयूजीसी। इसमें क्या होता है, एयूजीसी। ए भी दोनों में कॉमन होता है, जी भी दोनों में कॉमन होता है, सी भी कॉमन होता है। बस यहाँ पे देखते हैं इसमें टी अलग हो जाता है, इसमें क्या हो जाता है, यू। अगर हम लोग को डीएनए बोला है तो टी नहीं, मतलब कि टी इसमें पाया जाता है, और आरएनए रहेगा तो उसमें यूरासिल हम लोग को पाया जाता है। तो यार यहाँ इसमें किसमें, थायमिन। तो अब देखो हम लोग को पूछा क्या है कि विच बेस इज नॉट फाउंड इन डीएनए, तो डीएनए में कौन चीज पाया नहीं जाता है, तो हम लोग को यू नहीं पाया जाता है। यू किस में पाया जाता है जी, आरएनए में, मतलब यूरासिल हम लोग को पाया जाता है आरएनए में। तो यहाँ पे देख लो क्या क्या, तो ये अडेनिन ये तो हम लोग को पाया जाता है, जी ग्वानिन तो हम लोग को पाया ही जाता है, यूरासिल यूरासिल हम लोग को जो पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है, आरएनए में। और हम लोग को पूछा किसमें, डीएनए में, कि जो पाया नहीं जाता है। तो यही हो जाएगा, यूरासिल हम लोग को आरएनए में पाया जाता है। क्लियर है जी। चलो आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल में। नेक्स्ट सवाल है हम लोग को कि प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड दैट आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय। अब आप लोग को पता है कि जितने भी अमीनो एसिड होते हैं आपस में किस तरह का लिंकेज बनाता था, तो उन लोग बनाता था पेप्टाइड बॉन्ड। क्या बनाता था, पेप्टाइड बॉन्ड। और आप लोग को पता है ना जी कि जो भी उसका एसिड होता था बेस, वहां से हम लोग को वो दोनों आपस में क्या होते थे, जुड़ते थे, और वहां से वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल होता था। ये सारा कुछ आप लोग को पता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी होगा, पेप्टाइड बॉन्ड। चलते हैं जी नेक्स्ट सवाल।
नेक्स्ट सवाल क्या है हम लोग को, व्हाट आर द हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट्स ऑफ सुक्रोज। ये कितना बार हम लोग यहाँ पे बता रहे कि क्या होता है कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। तो देखो ऑप्शन नंबर ए में क्या है, फ्रुक्टोज फ्रुक्टोज नहीं होगा, ग्लूकोज ग्लूकोज नहीं होगा, ग्लूकोज गैलेक्टोज नहीं होगा, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। तो हम लोग को क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं जी नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल, और जो भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे दोस्त, थोड़ा वीडियो को लाइक भी किया कीजिएगा, क्योंकि देखो वीडियो को लाइक करते हो ना तो उससे मोटिवेशन मिलता है और आने वाला जो भी स्टूडेंट होता है इसमें इस तरह से बिलीव करके ज्वाइन होता है। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट सवाल। और कहीं ना कहीं इतना हम अगर हार्डवर्क कर रहे हैं तो आप लोग के लिए कर रहे हैं, तो आप लोग का फर्ज बनता है वीडियो को लाइक करने का। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी। ये देखो कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो हम लोग को स्टोर्ड होता है ह्यूमन बॉडी में, और वो किस रूप में होता है, तो वो होता है हम लोग को ग्लाइकोजन के रूप में। किसके रूप में होता है, ग्लाइकोजन के रूप में। जो भी हम लोग को ग्लूकोज ये सब होता है वो हम लोग को कहाँ कहाँ स्टोर होता है, तो वो हम लोग को लीवर में और मसल्स में जाकर के क्या होता है, स्टोर होता है। किस रूप में, तो वो हम लोग को ग्लाइकोजन के रूप में। तो ये हम वहाँ पे नोट्स में नहीं लिखवाए हुए थे, लेकिन फिर भी हम टेस्ट में दे दिए थे क्योंकि उसमें याद हो गया था कि अगर बाय चांस, क्योंकि वो एनसीईआरटी को बहुत ज़्यादा फॉलो करता है, ठीक है, ये सब बायोमोलिकुलस सब के लिए। तो अगर बाय चांस अगर इस तरह का एग्जाम्पल दे देता तो वहाँ पे आप लोग घबरा जाते हैं, इसलिए वहाँ पे घबराहट ना हो इस वजह से यहाँ पे हम टेस्ट सीरीज में ये सारा क्वेश्चन हम डाल दिए थे, ताकि चलो डिस्कस करेंगे तब भी सीख ही जाओगे। लेकिन अगर नहीं बताते और एग्जाम में आ जाता तो फिर वहाँ पे दिक्कत में पड़ जाता। ठीक है, चलो तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, ये चीज याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल 24। तो यहाँ पे देखो, कार्बोहाइड्रेट दैट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर टू गिव सिंपलर यूनिट्स ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, नेम द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो आप लोग को पता है कि सिर्फ और सिर्फ हमारे पास जो मोनोसैकराइड होता है, क्या होता है, जो मोनोसैकराइड होता है, ये इसी के पास ऐसा क्षमता है कि इसको कितना भी तुम हाइड्रोलाइसिस कर दोगे ये टूटने वाला नहीं है, क्योंकि यही जो होता है ये अपने में क्या होता है, एक सिंपलेस्ट हाइड्रो मतलब कि कार्बोहाइड्रेट होता है। ये हम लोग को क्या होता है, सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट होता है, मतलब इसको और भी सिंपल में हम लोग को तोड़ नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे बोला है कि कौन ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जिसको फिर से फर्दर हम लोग हाइड्रोलाइसिस नहीं कर सकते। तो यहाँ पे देखो, पॉलीसैकराइड को कर सकते हैं, ओलिगो को भी कर सकते हैं, लेकिन जो मोनोसैकराइड होता है इसको हम लोग फिर से तोड़ नहीं सकते हैं। चलते जी नेक्स्ट सवाल में। फिर हम लोग देखो, कार्बोहाइड्रेट्स हैव। अब देखो कार्बोहाइड्रेट के पास क्या होता है, तो क्या उसके पास OH ग्रुप होता है, हाँ बिल्कुल होता है। अरे कार्बोहाइड्रेट्स कहने का मतलब तो जान भी करता था, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। तो उसमें हाइड्रोक्सी तो आता ही है, मतलब OH ग्रुप तो आता ही था। उसमें देखो एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड भी आता था। उसी तरह से ये क्या किसको बता रहा है, कीटोन को। तो हम लोग जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट में पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, मतलब एल्डिहाइड भी आता था उसमें, कीटोन भी आता था, और हम लोग को हाइड्रोक्सी भी आता था। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, डी, मतलब सभी का सभी उसमें आते हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल, चलते हैं नेक्स्ट सवाल। फिर देखो 26 में, ग्लूकोज कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज। अब देखो ग्लूकोज किसके रूप में क्लासिफाइड नहीं है, तो यहाँ पे देखो हेक्सोज, बिल्कुल हेक्सोज तो होता ही है यार। अरे हेक्सोज नहीं होता है, ग्लूकोज में तो 6 कार्बन होता है तो ये तो होगा ही। उसी बात, कार्बोहाइड्रेट, क्या कार्बोहाइड्रेट नहीं होता, अरे कार्बोहाइड्रेट का ही तो अच्छा एग्जाम्पल हम लोग ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को ही लेकर के चलते थे, है कि नहीं। उसी तरह देखो अल्डोज, क्या हम लोग का ग्लूकोज में एल्डिहाइड नहीं होता है, अरे होता है, तो इसे तो अल्डोज का भी एग्जाम्पल है। उसी प्रकार से देखो ये ओलिगोसैकराइड, क्या है यहाँ पे, ओलिगोसैकराइड। तो ओलिगोसैकराइड क्या होता है, तो इसमें हम लोग को तोड़ने के बाद दो हम लोग छोटे छोटे टुकड़े में बट जाता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग को ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज सबसे सिंपलेस्ट होता है, मतलब ये हम लोग को मोनोसैकराइड होता है। और मोनोसैकराइड कहने का मतलब ये कभी भी टूटेगा नहीं। तो इसका मतलब यहाँ पे बोला भी था साफ साफ, क्या चीज, कैन नोट बी। तो कौन नहीं हो सकता है, ग्लूकोज। तो हेक्सोज भी होता था, कार्बोहाइड्रेट भी होता है, अल्डोज भी होता है, लेकिन क्या नहीं होता है, वो ओलिगोसैकराइड, वो होता है क्या चीज, मोनोसैकराइड होता है। चलो जी नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो आप लोग को बताया गया था रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर क्या होता था, नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होता था, ये सारा कुछ हम लोग अच्छा से पढ़ चुके थे। ठीक है, तो अब यहाँ पे बताना है कि कौन इनमें से है जो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। तो आप लोग को पता है कि जो सुक्रोज होता था, सुक्रोज ही है, एक ही एग्जाम्पल वहाँ पे लेकर आप लोग को बताए हुए थे कि जो सुक्रोज होता है यही हम लोग को क्या होता है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर का काम करता है। ठीक है, जो फेलिंग सॉल्यूशन इस सबको क्या करता है, रिड्यूस नहीं कर पाता है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल है हम लोग का, द टू मोनोसैकराइड्स यूनिट्स ऑब्टेन्ड ऑन हाइड्रोलाइसिस ऑफ डायसैकराइड्स में बी। अब देखो जितने भी हम लोग को डायसैकराइड्स होते हैं उसको जैसे हम लोग हाइड्रोलाइसिस करते हैं, हाइड्रोलाइसिस करने के बाद जो दो मोनोसैकराइड मिलता है, अब वो मोनोसैकराइड हम लोग को क्या क्या होता है, वो क्या हो सकता है।
वो आपस में सेम हो सकते हैं कि डिफरेंट हो सकते हैं कि दोनों हो सकते हैं। तो हम लोग देखते थे जैसे माल्टोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया, तो ये सब का एग्जाम्पल जब देखते थे तो वहाँ पे देखने मिलता है अरे कुछ-कुछ हम लोग को अलग भी मिलता है, फिर देखते हैं अरे सेम भी मिलता है। तो इसका मतलब समझ गए हैं कि कभी भी हम लोग हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो वहाँ पे सेम-सेम भी हम लोग को मोनोसैकेराइड मिल सकता है और अलग-अलग भी देखने को मिल सकता है। तो इसका मतलब सेम भी होगा और डिफरेंट भी होगा, तो इसका मतलब दोनों का मिक्सचर होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है? चलते हैं जी नेक्स्ट सवाल। बिल्कुल जी, बिल्कुल। नेक्स्ट सवाल है हम लोग को ऑल मोनोसैकेराइड्स टॉलेंस रिएजेंट। अब देखो यहाँ पे खाली स्थान छोड़ दिया है तो इसका मतलब क्या है? तो जो भी मोनोसैकेराइड्स होता है वो ऑक्सीडाइज करता है कि रिड्यूस करता है कि ऐड करता है टॉलेंस रिएजेंट को या फिर यहाँ पे कंडेंस करता है। तो आप लोग को पता है कि जितना भी बायोमोलिक्यूल बात किए कहीं पे हम लोग ऑक्सीडाइज इस सब का कहीं बातें नहीं किए, सिर्फ किसका बात किए थे? रिड्यूस का। इसका मतलब साफ साफ हम लोग को पता है कि जो मोनोसैकेराइड है क्या करेगा? टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस करेगा। खत्म कहानी, ठीक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। Which reagent is used to convert glucose into saccharide मतलब कि सैक्रिक एसिड? तो आप लोग को पता था कि जो ग्लूकोज होता था, ग्लूकोज को सैक्रिक एसिड में बदलने के लिए हम लोग नाइट्रिक एसिड का यूज करते थे। किसका यूज करते थे? नाइट्रिक एसिड का। ये ब्रोमीन वाटर का यूज नहीं करते थे, ठीक है। उसी प्रकार से हम लोग अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन ये तो होता ही नहीं था। अमोनियम हाइड्रोक्साइड हम लोग को क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। किसको यूज करते थे हम लोग? नाइट्रिक एसिड का यूज करते थे, ठीक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। चलो जी इसका आंसर बताओ। वाई पॉलीसैकेराइड्स आर कॉल्ड नन शुगर? जो पॉलीसैकेराइड्स है वो हम लोग को नन शुगर कहलाता है, क्यों? तो हम लोग को ऑप्शन नंबर ए में देखो क्या बोला है कि दे यील्ड लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स ऑन हाइड्रोलाइसिस। ये जो बनाता है हम लोग को लार्ज नंबर में मोनोसैकेराइड बनाता है क्या करने पे? हाइड्रोलाइसिस करने पे। तब ऑब्वियस सी बात है जो भी पॉलीसैकेराइड होता है उसको हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो बहुत सारा हम लोग को मोनोसैकेराइड देता था। इसका मतलब ये तो बात सही ही बोल रहा है। उसके बाद दे आर नॉट स्वीट इन टेस्ट। अब यहाँ पे देखो जो पॉलीसैकेराइड होता है वो नन शुगर कहलाता है। अच्छा 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 अच्छा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हम लोग भावनाओं में पिघलते चले जा रहे हैं। अरे भाई हम लोग को बोला है नन शुगर के बारे में, किसके बारे में बोला है? नन शुगर। अरे हम लोग शुगर और नन शुगर का चर्चा कहाँ से किए थे? तो इसको टेस्ट के बेसिस पे किए थे। किसके बेसिस पे? टेस्ट के बेसिस पे। तो जब भी हम लोग यहाँ पे देखते हैं टेस्ट के बेसिस पे तो वो स्वाद रहता था तब बोलते थे शुगर है, और अगर स्वाद नहीं रहता था उसका मीठा स्वीट जैसा तो उसको क्या बोलते थे? नन शुगर। हम लोग भावनाओं में भागते जा रहे थे। तो यहाँ पे देखो उसका लार्ज नंबर में वो टूट रहा है कि नहीं टूट रहा है उससे कोई लेना देना नहीं था नन शुगर का। वही हम लोग देखते हैं बी में क्या है? दे आर नॉट स्वीट इन टेस्ट। इसका हम लोग को टेस्ट में अगर टेस्ट देखते हैं वो मीठा नहीं होता है, इसलिए इसको क्या बोलते थे? नन शुगर के नाम से हम लोग जानते थे, ठीक है। वही देखो दे आर रिड्यूसिंग शुगर, ये सब तो होता ही नहीं था, ठीक है। चलो तो इसका ऑप्शन क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। चलते हैं जी नेक्स्ट सवाल। विटामिन ए इज प्रेजेंट इन। अब बताओ कि विटामिन ए किस में प्रेजेंट होता है? फिश लिवर ऑयल में रहता है, मिल्क में रहता है, बटर में रहता है। तो ये जो विटामिन ए होता है ना ये तीनों में पाया जाता है। फिश में भी पाया जाता है, फिर मिल्क में भी पाया जाता है और बटर में भी पाया जाता है। तो यहाँ पे अगर विटामिन ए को बात करेंगे तो ये ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं जी नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल में देख रहे हैं तो डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई कॉजेज। अब ये देखो विटामिन ई जो है इसकी डिफिशियंसी के कारण कौन सा बीमारी होता है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेरिलिटी अनेमिया, फिर उसी तरह से स्कर्वी लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे मोड ऑफ सैंथेसिस लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे मस्कुलर वीकनेस। तो आप लोग को पता था कि वहाँ पे हम लोग को मसल्स को लेकर के वहाँ पे एग्जाम्पल आपको दिया गया था डेफिशिएंसी को लेकर के। तो वहाँ पे डायरेक्टली जैसे नोट से थोड़ा सा डायरेक्टली मैच नहीं किया लेकिन फिर भी हम लोग बता सकते हैं ना मसल और मस्क्यूलर। तो एक तरह से हम लोग देख रहे हैं वहाँ पे क्या चीज़ एक दूसरे से रिलेट कर रहा है, और कहीं ना कहीं जो विटामिन ई होता है उसके कमी से हम लोग को मस्क्यूलर में ही हम लोग को क्या होता है उसका वीकनेस जैसा हम लोग को देखने को मिलता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? हम लोग को ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। चलते हैं जी हम लोग नेक्स्ट सवाल। विच इज अ फैट सोल्यूबल विटामिन? तो आप लोग को कितना बार बताया था कि वाटर सोल्यूबल क्या होता है और हम लोग को फैट सोल्यूबल क्या होता है। तो हम लोग देखेंगे वहां पर तो वाटर सोल्यूबल के लिए दो एग्जांपल लेकर के बताया गया था, वही फैट सोल्यूबल के लिए सिर्फ एक ही बताया था, और एक बताए थे किसके लिए? विटामिन ए के लिए। तो यहाँ पर देखो फैट सोल्यूबल क्या क्या होगा, तो यहाँ पे देखो विटामिन ए है, विटामिन बी6 है, विटामिन बी2 है, विटामिन सी। तो विटामिन सी सब जो है ये लोग तो वाटर सोल्यूबल है। फैट सोल्यूबल क्या होगा? हम लोग को विटामिन ए होगा, ठीक है। चलते हैं जी नेक्स्ट सवाल। सेलेक्ट द बेस
विच इज नॉट कॉमन इन डीएनए और आरएनए। अब यहाँ पे बताना है कि सेलेक्ट करना है वो बेस को जो हम लोग को ये दोनों में कॉमन नहीं है। तो देखो ए तो दोनों में कॉमन होता है, जी भी दोनों में कॉमन होता है, सी भी हम लोग को दोनों में काम होता है। क्यों? क्योंकि जब हम लोग डीएनए की बात करते हैं तो डीएनए में हम लोग को क्या पाया जाता है, तो एटीजीसी। उसी तरह जब हम लोग आरएनए की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या पाया जाता है, तो यहाँ पे होता है एयूजीसी। तो ए और जी और सी तो तीनों में काम, मतलब दोनों में क्या होता है, कॉमन होता है। मतलब ए भी होगा, सी भी होगा और जी भी। तो हम लोग को देखना है कि कौन नहीं पाया जाएगा, तो कौन सी होगा, यूरासिल। यूरासिल दोनों में कॉमन नहीं होता है। यू जो पाया जाता है वो आरएनए में पाया जाता है, ना कि डीएनए में। तो यही हम लोग को क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं जी नेक्स्ट सवाल 36। अब देखो क्या बोला है कि इफ अ ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन एल एन सी टी एंड किसके बीच में, टी के बीच में, फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन सो ऑब्टेन्ड इज गिवन बाय। अब देखो फर्स्ट लॉ के लिए बताया है, मतलब कि हम लोग फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए प्लॉट जो करना है वो एल एन सी टी और किसके बीच में, टी के बीच में यहाँ पे करना है। तो हम लोग जैसे फर्स्ट ऑर्डर के लिए जाते हैं तो हम लोग क्या जानते हैं जी, तो हम लोग जानते हैं के टी इज इक्वल टू, यहाँ पे होता है एल एन और ऊपर होता है हम लोग क्या चीज, सी नोट, और नीचे क्या होता है, सी टी होता है। ये हम लोग को तरीका जानते थे। अब यहीं से देखो ना पूरा ड्राइव कर लो। जैसे यहाँ पे के टी हो गया इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं एल एन, यहाँ पे क्या चीज सी नोट और माइनस क्या चीज एल एन, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, सी टी लिखेंगे। क्लियर है? अब हमें जो प्लॉट करना है किसके किसके बीच में करना है, एल एन सी टी और किसके बीच में, टी के बीच में। तो जो सबसे पहले रहता है उसी को हम लोग मानते हैं वाई। तो हम लोग को लिखना किसको है, एल एन सी टी को वाई में रखना है। तो इसको उधर भेज दो और इस सबको इधर ले आओ। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, ऐसे एल एन सी टी लिखोगे इज इक्वल्स टू, इधर क्या हो जाएगा, एल एन सी नोट, और ये बोला उधर चल जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, के टी हो जाएगा। और हम लोग को जो यहाँ पे ग्राफ निकालना था किसके किसके बीच में, तो हम लोग को बनाना था एल एन सी टी और किसके बीच में, तो टी के बीच में करना था। तो ये हो जाएगा हम लोग को y और ये हो जाएगा हम लोग को x, और x के बगल में जो होता है वो क्या कहलाता है m, और ये हम लोग को क्या कहलाएगा c। तो m में देखो कितना हो जाएगा, स्लोप स्लोप देख रहे हैं हम लोग को क्या हो जा रहा है, माइनस के हो जा रहा है। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि जो स्लोप है वो स्लोप हम लोग को क्या है, माइनस के है। तो ये हो जाएगा हम लोग को आंसर। अब देख लो ऑप्शन में कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर ए में हम लोग को क्या है, के, ये तो होगा नहीं, ये तो एकदम नहीं होगा, माइनस के, तो हम लोग को क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? देखो जिसको भी ये सब स्लोप वगैरह ये सब का कहानी नहीं समझ में आ रहा होगा तो जा करके देख लीजिएगा केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर्स मेरा, ठीक है। तो वहां पे जा करके पूरा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ग्राफ को बेसिस से ही हम पूरा बताए हुए थे, जिसमें आर्हेनियस का भी बता दिए थे, फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर का भी लेकर के पूरा अच्छा से समझा दिए थे। तो जिसको थोड़ा मोड़ा अगर कन्फ्यूजन, क्योंकि देखो आखिर क्वेश्चन पूछेगा ऑब्जेक्टिव तो वो कहीं से भी पूछ सकता है ना। तो स्लोप से हम लोग को पिछले बार पूछ चुका है, लगभग 2022 या फिर 23 में पूछा था, शायद 22 में ही पूछा है शायद। तो वहां से अगर पूछा है तो हो सकता है, चांसेस बनता है कि यहाँ से हम लोग को स्लोप से पूछ देगा। तो वह वो हम लोग को आर्हेनियस से पूछे, चाहे वो फर्स्ट ऑर्डर से पूछे, चाहे वो जीरो ऑर्डर से पूछे, ठीक है। सर ऑर्गेनिक का वीडियो लाइए ना प्लीज, ऑलरेडी अपलोड हो रहा है दोस्त। आप हमें हमारे चैनल में लग रहा है कि नए हैं वही लोग को यहाँ पे परेशानी झेलना पड़ रहा है। जो पुराने स्टूडेंट जुड़े हुए, जो 2 महीने 3 महीने से लगातार जुड़े हुए, उन्हें सारा कुछ पता है। आप लोग चैनल में पहले विजिट तो कीजिए, प्लेलिस्ट सबका बना हुआ है, देखेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा क्या कवर करवाया गया कि नहीं करवाया गया है। ठीक है, तो नए होंगे इसलिए आप परेशान हैं इतना। तो कोशिश कीजिए ना, हमसे पूछने से पहले जाकर के एक बार चैनल चैनल में जाकर के एनालाइज कीजिए, ठीक है। प्लेलिस्ट बना हुआ है, आपको जो जरूरी है ना वो ऑलरेडी पहले से वहाँ पे अपलोड किया हुआ है। तो टेंशन मत लीजिए, बस कंटेंट को कंज्यूम करना सीखिए, ठीक है। चलते हैं जी नेक्स्ट सवाल 37 में देखो क्या है, द एंजाइम विच इज यूज्ड इन डीकम्पोजिशन ऑफ माल्टोज। अब देखो माल्टोज में क्या होता है, तो आप लोग को साफ साफ पता था कि माल्टोज में माल्टेज होता है, क्या होता है, माल्टेज। अब देखो इन्वर्टेज हम लोग किसके लिए यूज होता था, ये तो हम लोग को शुगर के लिए होता था, सुक्रोज के लिए। उसी तरह से लैक्टेज, ये तो हम लोग को लैक्टोज के लिए होता था। अमाइलेज तो होगा नहीं, उसी तरह से माल्टेज हो गया। तो हम लोग को क्या है, माल्टोज, तो माल्टोज के लिए क्या होगा, हम लोग को माल्टेज होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं जी नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल है हम लोग को, द 3 लेटर सैम्बल ऑफ किसका, वैलिन। तो हम लोग जानते हैं कि जो भी यहाँ पे रहता था उसमें हम लोग क्या करते हैं, 3 लेटर को उठा लेते थे। इसका भी क्या हो जाएगा, VAL हो जाएगा। जहां हम लोग VAL लिखल है वही हम लोग को क्या हो जाएगा, आंसर। यहाँ पे देखो VAI, ये तो होगा नहीं, VAN होगा नहीं, VAL, तो हम लोग को ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं जी आगे। अरे वाह क्या बात है 39 पहुंच गए डायरेक्टली जी। चलते हैं हम लोग। माल्टोज इज एन एग्जाम्पल ऑफ, माल्टोज का जो एग्जाम्पल है वो क्या है।
तो हम लोग जानते हैं कि जो माल्टोज होता था, इसका एग्जांपल आप लोग को बताया गया है रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर में। तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर में हम लोग लिए थे किसको, सुक्रोज को, और जो रिड्यूसिंग शुगर में था उसमें माल्टोज का भी एग्जाम्पल सबमिट था। माल्टोज पूछा तो ये क्या होगा हम लोग को, रिड्यूसिंग शुगर होगा। ठीक है, चलते हैं जी नेक्स्ट सवाल। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट, द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन ग्लूकोज। अब बताओ यार, ग्लूकोज में कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है? तो इसमें दो चीज प्रेजेंट रहता है, एक तो एल्डिहाइड रहता है और एक हम लोग को क्या होता है इसमें, हाइड्रोक्सी होता है, मतलब OH होता है, अल्कोहल। तो यहाँ पे देखो क्या है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोजिलिक है, अमीन। तो अमीन तो होता नहीं, कार्बोजिलिक तो ऑब्वियसली होता ही नहीं है। कीटोन हम लोग को किसमें होता है, फ्रुक्टोज में। तो हम लोग को क्या होता है, एल्डिहाइड होता है। तो ये हो गया हम लोग को क्या चीज, आंसर। ठीक है, चलते हैं जी हम लोग नेक्स्ट सवाल। अच्छा, 40 से क्वेश्चन दिया हुआ था। ठीक है, तो देखो इस तरह का हम लोग को पूरा क्या था, ऑब्जेक्टिव सवाल। तो इस तरह का क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसी प्रकार का क्वेश्चंस आपको वहां पे बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का, कि देखो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में किस आधार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखो एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे सबसे पहले देखो